तो इस हवाले से अब सरगर्मियाँ जो आ चुकी हैं, तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं, उनको किस तरह से बहाल रखा जाए, गर्मियों की इन छुट्टियों को किस तरह से गुजारा जाए कि हम अपनी तालीम से मजीद दूर मत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत। ये जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं ना, बच्चे वाकई बहुत खुश होते हैं। उनके ज़हन में जो इसका स्केच बना हुआ है कि हम रेस्ट करेंगे, हमने पढ़ना नहीं है, हम आराम करेंगे, हम लेट उठेंगे, हम सोए रहेंगे, हम नानी के घर चले जाएंगे, ये इस तरह के स्केचेस जब उनके माइंड में आते हैं तो वो उसको बड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई पूछ-गीछ नहीं है। तो एक्चुअली ये वो जमाना आ गया है जिसे डिजिटल लिटरेसी का जमाना कहा जाता है, और इस जमाने के अंदर, इस दौर के अंदर दुनिया बड़ा तेजी से आगे चलती जा रही है। बिल्कुल ऐसे। और मैं यहाँ पे वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा, बच्चों का एक स्केड्यूल तरतीब दें, अपने बच्चों को एक ऐसा मॉडल दें जो आने वाले वक्त में उनके लिए बड़ा फायदेमंद भी हो, और जो आने वाला ये वक्त है, अगले 3 महीने हमारे फर्ज करें छुट्टियों के हैं, तो इसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। देखिए, आपको मालूम है कि कोविड का जो अरसा गुजरा उसमें स्कूल पहले साल जो 2020 था उसमें सिर्फ 37 दिन खुले, और जो सेकंड गुजरा साल 2021 था उसमें 115 दिन 12 दिन के करीब स्कूल खुले रहे। तो बच्चों का बहुत ज्यादा एकेडमिकली लॉस हुआ, हर्ज हुआ। तो अब जो ये छुट्टियां आई हैं, हमारी समर वेकेशन आई है, इसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की जो एकेडमिक लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो बच्चों की पॉजिटिव हैबिट्स हैं या पॉजिटिव माइंडसेट्स हैं उसको भी डेवलप करने की कोशिश करें। स्कूल से बच्चे इस वक्त कट ऑफ होने जा रहे हैं, और स्कूल जो बच्चों को एक वर्कबुक फॉर्म में, रिसोर्स फॉर्म में जो होमवर्क दे देगा, वो मैं समझता हूँ कि रोजाना आधा घंटा भी बच्चा उस पर काम करे तो वो इजीली 2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाता है। रिसोर्स पैक के अलावा बच्चों को जो एक्टिविटीज करवानी है वो पेरेंट्स ने करवानी है, और खास करके वो मदर्स ने करानी है। तो मदर्स को ये चाहिए कि बच्चों का एक पूरा स्केड्यूल सेट करें जिसमें उन्होंने कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट टाइम है, किस वक्त उन्होंने टीवी देखना है, किस वक्त उन्होंने स्क्रीन यूज करनी है, किस वक्त उन्होंने एक्टिविटीज करनी है, किस वक्त उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, किस वक्त उन्होंने स्किल सेटअप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। देखें, ये जो टाइम आया है हमारा छुट्टियों का, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी रेस्ट टाइम है, आराम करना है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने का, अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करने का, अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्वालिटी को सामने ला के दिखाने का। तो इसको जाया नहीं किया जाना चाहिए, इसका प्रॉपर एक स्केड्यूल बनना चाहिए, उस स्केड्यूल के मुताबिक बच्चों को इसके ऊपर परफॉर्म करवाना चाहिए, बच्चों से पूरी आउटपुट लेने की कोशिश करनी चाहिए, और एक मदर बड़े आसानी से, बड़े आराम से, मुनासिब सी फोकस करके अपने बच्चों से ये सारे काम ले सकती है। सेम फॉर द फादर, मदर और फादर दोनों अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं, बच्चों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटें, कुछ कामों को बांटें, और अपने साथ बहुत सारी चीजों में उनको पार्टिसिपेट कराएं, घर के कामों में पार्टिसिपेट कराएं। अगर फादर बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस के कामों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको 3 सेगमेंट्स दे देता हूँ उसमें। एक वो बच्चे हैं जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके बारे में हमारा दीन कहता है कि इनको आपने खुशबू की तरह अपने साथ लगा के रखना है, एक बादशाह की तरह ट्रीट करना है। इन बच्चों को की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है। मदर को चाहिए कि इनको घर में हर वक्त एंगेज करें डिफरेंट अच्छे कामों में, अपने साथ। अगर वो किचन में भी एंगेज करना चाहते हैं इन बच्चों को कि आप मेरे साथ इसमें हेल्प कर दें, तो ये बच्चे बेहतरीन हेल्प करेंगे आपकी। और अगर आप इनको कार्टून लगा के देना चाहते हैं, स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि ये आधा घंटा खेलेंगे, 1 घंटा खेलेंगे पर डे, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि आज स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी हमने लिमिटाइज करना है। इसके बाद जो दूसरा एज ब्रैकेट है वो 7 to 14 है। इस एज ब्रैकेट में बच्चे से आपने घर के सारे काम करवाए जा सकते हैं। इवन कि आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि अपने कबर्ड्स को क्लीन रखे, अपने कबर्ड्स को मेंटेन रखे, अपने कपड़े इस्त्री करे, अपने वॉशरूम को नीट रखे, अपने खाने की चीजों को मेंटेन करे, खाने का पैटर्न सेट करे, और उस पैटर्न के मुताबिक यानी बर्तन कैसे रखने हैं, प्लेट कैसे रखनी है, टेबल मैनर्स उसको पूरे आने चाहिए, और उन टेबल मैनर्स को परफॉर्म करना आना चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड ब्रैकेट है 14 to 21, इसमें उस बच्चे को अपना एडवाइजर बनाएं, अपने बिजनेस के आइडियाज उससे डिस्कस करें, उससे भी बिजनेस के लिए आइडियाज लें, घर के आइडियाज डिस्कस करें, घर को बेहतर करने के आइडियाज डिस्कस करें, घर में नई पॉलिसीज को मरतब करने के आइडियाज डिस्कस करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों को एज सेक्टर के मुताबिक घर में इंप्रूव करवा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं। देखिए, आज की दुनिया साइंस की दुनिया है, रोबोटिक्स आ चुका है, स्टेम एजुकेशन आ चुकी है, बहुत सारी नई फील्ड्स आ चुकी हैं, बच्चों को वो स्किल्स दी जा सकती हैं। हजारों की तादाद में ऐसी स्किल्स हैं जो डिजिटल स्किल्स हैं,
उसमें से बच्चे जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है। और नेट पे बड़ी इजीली आपको यूट्यूब के जरिए आपको और बहुत सारे गुरुज ऐसे बैठे हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बहुत सारी स्किल सिखा रहे हैं। पेरेंट्स की टेंशन चाहिए, पेरेंट्स का साथ बैठना, साथ होना, फोकस होना, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये काम करें, मैं समझता हूँ कि आप अपनी छुट्टियों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया रज़ा साहब। अच्छा, हम यहाँ पर एक कल्चर देखें तो हमारे कल्चर डेवलप हो चुका है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो अब ट्यूशन अगर वो जा रहे हैं या एकेडमी अगर वो जा रहे हैं तो उसका टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है। और जो होती है मदर्स, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये समझती हैं कि बच्चे को जो है 11-12 बजे उठा के उसको ब्रेकफास्ट दे के उसको उसके ट्यूशन या एकेडमी भेज दिया जाए और फिर उसको कोई 5-6 घंटे बाद बुलाया जाए और वो जो भी अपनी जो है मतलब तालीमी सरगर्मियाँ वो सिर्फ ट्यूशन या एकेडमी में सरअंजाम दे, घर आकर वो जो है मतलब इंजॉय कर सकता है या कुछ भी। तो इस हवाले से आप क्या उन माओं को, उन मदर्स को कहना चाहेंगे कि एक जिसे कहते हैं मदर की सुपरविजन अलग होती है, टीचर की सुपरविजन अलग होती है, इसके अलावा सिर्फ बच्चे पे तालीम का बोझ डाल देना काफ़ी नहीं होता, उसकी दूसरी सलाहियत, उसकी दूसरी स्किल्स, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ता है, उसके डिसलाइक लाइक्स का ख्याल रखना पड़ता है। इस हवाले से जो वो माएँ जो कि बच्चों को सिर्फ ट्यूशन या एकेडमी भेज के अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जमाना था कि मदर्स को अपने हाथों से बच्चों के कपड़े धोने पड़ते थे, बिल्कुल, बर्तन भी हाथ से धोते थे, बहुत सारा जो किचन का काम है वो भी मशीन, वो भी हाथ से करना पड़ता था। इवन कि ये भी जमाना था जब आप गंदम को भी हाथ से पीसते थे। बिल्कुल। आज आपको तमाम चीजों के टूल्स दस्तियाब हैं, मशीन दस्तियाब है मदर्स को। आज आपको ये आसानी मिल गई है, तो आसानी मिलने के बाद मैं इस चीज को समझता हूँ कि किसी भी तरह हम ये नहीं कह सकते कि आज बच्चों का पालना आसान हो गया है। आज भी पालना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों के वक्त आसानियां थी या अपने हाथ से सारे काम करने पड़ते थे। उस वक्त बच्चे बड़े आसान थे, बच्चों के पास बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं था, बच्चों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज के बच्चों के पास बहुत नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारे तरीके हैं उनके पास अपने पेरेंट्स को तंग करने के भी तरीके, मैं कह सकता हूँ इसको, कि वो पेरेंट्स को भी हर वक्त तंग करते रहते हैं, तो उनको भी हर वक्त जिद करते रहते हैं। आज के जमाने में वालिदैन का काम जितना पहले मुश्किल था उससे भी ज्यादा मुश्किल आ रहा है। मदर्स को बहुत सीरियसली इसको करना चाहिए। और जो बच्चे आजकल के जितने मुश्किल उनको मिले हैं, ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत कार्य सवाब होगा अगर आप इन बच्चों की अच्छी तरबियत करें और इन बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करें इन हालात के अंदर। देखिए, जो ट्यूशन है या एकेडमी है, उसका काम है बच्चे को सिर्फ आपका होमवर्क करवा देना या बच्चे का जो एकेडमिकली काम है उसको मुकम्मल करवा देना। जब आप एकेडमी में या ट्यूशन में बच्चों को भेजते हैं तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे तरबियत का अमल भी सर अंजाम दे पाएंगे। वो कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वहाँ वक्त मौजूद होता है या जितने तरह के वहाँ पे जिस तर्ज के बच्चे होते हैं, तरबियत का पूरी तरह से वहाँ मुकम्मल करना या मुकम्मल तरबियत वहाँ पे करना ये एक मुश्किल काम होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। इसमें मदर्स को अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी पड़ेगी, फादर्स को अपनी पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी अर्ज की कि आप अपने बच्चों का स्केड्यूल डिजाइन करें और उस स्केड्यूल के मुताबिक बच्चे को तमाम काम करवाएं और उसमें 1 घंटा आपका ट्यूशन का या 2 घंटे आपके ट्यूशन के हैं वो मौजूद होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा टाइम है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उसमें से क्वालिटी वर्किंग देनी है, किस तरह से बच्चे के लिए उसको फायदेमंद बनाना है, ये एक माँ और एक बाप के अलावा कोई तीसरा बंदा उसको पार्टिसिपेट करके बेहतर नहीं कर सकेगा। बहुत कम लोग हैं जिनकी कंबाइंड फैमिलीज हैं, जिनकी कोलैबोरेशंस है जिनकी फैमिलीज की, और बहुत कम लोग हैं आजकल। तो आपको पता है जैसा जमाना आ गया, बच्चे तो अब अपने नानी के घर भी जाते हैं तो वो भी वहां जाके लैपटॉप्स और आईपैड्स और स्क्रीन टाइम सारा टाइम लगा देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों में एंगेज करना है। देखिए, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आज अगर क्रिकेट को टोटली ब्लैकआउट कर दें, क्रिकेट कल से बंद कर दें, तो यकीन कीजिए कि एक ऐसी कौम पैदा होगी जो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पे माजूर होगी। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और जब बच्चा स्पोर्ट्स करता है या हम लोग जब स्पोर्ट्स करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं उससे। हम किसी भी स्पोर्ट्स से अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे कल को अच्छी अर्निंग के लिए, अच्छे प्रोफेशन के लिए, अच्छी फैक्ट्री लगाने के लिए, अच्छे कारोबार करने के लिए, अच्छा कोई भी प्रोफेशन करने के लिए हमें हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बहुत जरूरत रहेगी। तो इसके लिए हमें बाकायदा फोकस करना पड़ेगा।
पेरेंट्स को बच्चों के साथ बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा और खुद भी साथ खेलना पड़ेगा। देखिए हमारे ज़हन में सिर्फ ये बात है कि जो खेल है ना वो बच्चों का वक्त पास करने का जरिया है। मैं ये समझता हूँ खेल जो है वो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है। आप देखेंगे जब आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, आप वेट कर रहे होते हैं, आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आपको दूसरे दोस्तों को या दूसरे प्लेयर्स को बहुत सारी जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी का शो करनी पड़ती है। बहुत सारे आपके डिसीजंस आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। तो खेल में भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बच्चों को अलाउ करें कि वो ग्राउंड्स में जाएं, बच्चों को खुद ग्राउंड्स में लेके जाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को अच्छी तरह से अपने बाजू, अपने हाथ, पांव, टांगे अच्छी तरह से उनको वर्जिश करने का भरपूर मौका अदा करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमें अगर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो हमें एक लकीर का फकीर कर दिया गया है कि हमें एक पेज दे दिया गया और हमें कहा है कि ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लोगे तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये क्यों नहीं सिखा रहा या बच्चों में ये शऊर क्यों नहीं पैदा कर रहा कि आपके पास जितना है या आप जितना सीख रहे हो आप उससे ज़्यादा भी सीख सकते हो, आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। अगर हम जो है मतलब बच्चों के ये जो गर्मियों की जो एक छुट्टियों का एक होमवर्क होता है जो मतलब एक पूरा आता है, उसमें अगर हम देखें तो वहाँ बच्चों को जो है बाउंड कर दिया जाता है और बच्चे खुद बाउंड होना भी चाहते हैं और जो मतलब पेरेंट्स होते हैं या जो ट्यूशन या एकेडमी टीचर्स होते हैं वो भी इसको ईजी समझते हैं कि हाँ यार चलो 10 पेजेस हैं, इनको बच्चों को याद करवाना है और यही हमारा होमवर्क है। हम क्यों बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम मजीद सीख सकते हो, वक्त है तो सीखते रहो, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप जितना सीखते हो आपका एक्सपोजर उतना बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंसेस उतने इंक्रीज होते हैं और जब बच्चों के एक्सपीरियंसेस, बच्चों के एक्सपोजर जो हैं वो बढ़ते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको लेकर भी चल सकते हैं। तो हम जो हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम में बाउंड हो चुके हैं। हम अपने उस सिलेबस में, वो जिसे कहते हैं ना एक आउटलाइन बना के हमें दे दी है कि यार बस ये आउटलाइन है, इसको पूरा कर दिया तो हमारा टारगेट खत्म। हम हर चीज़ का टारगेट सेट कर देते हैं, हम ये नहीं सोच रहे। और हमारे इसमें जो है मैं स्कूलिंग को भी कहना चाहूंगी कि हमारे स्कूल के मेथड्स ही कुछ ऐसे हैं कि वो हमें बाउंड करके और टारगेट दे के कहते हैं बस ये छुट्टियां ये गुजार लो जैसे तैसे करके और ये काम करके आप लोग आ जाना, दैट्स इट। तो हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें स्कूलिंग का क्या किरदार होता है और किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए इसमें मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इंसान फितरी तौर पे ना आसानी पसंद है। हम चाहते हैं कि जो काम हमें आसान तरीका लगे ना हम उस तरह कर लें। हम साइकिल पे सफर नहीं करना चाहते, हम मोटर बाइक पे या गाड़ी पे या कोई भी इस तरह की ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हमें आसानी मिले हम वो चूज करते हैं। इसी तरह जो भी आप फील्ड देखेंगे तो सब तरफ हमारा रुझान आसानी की तरफ होता है। आज तक इंसान ने जितनी इन्वेंशंस की हैं वो सब आसानी पैदा की है, क्योंकि उसकी लाइफ में आसानी पैदा की है। पंखा इजाद किया गया क्योंकि हमें यहाँ पे आसानी चाहिए, सुकून चाहिए। हवा हमें पहले हाथ से लेनी पड़ती थी, अब हमें पंखे से और एसी से मिलती है, वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। यही सूरत हाल हमारे बिहेवियर के अंदर वालिदैन की तरफ से है कि हम टोटल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं एकेडमीज के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर और उन इदारों के ऊपर जो एक कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन दे रहे हैं। हम क्रिएटिव एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं। देखें ये चीज मुमकिन नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एक क्रिएटिव बच्चा बनाना चाहता हूं और मैं उसके साथ मिलकर क्रिएटिविटी के आइडियाज डिस्कस ना करूं। ये मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा, मैं चाहता हूं एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बाहर आए और मैं खुद डिफरेंट अप्रोच का मालिक ना हूं। स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपको एक वैरायटी मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, वहाँ बच्चों की सोच डिफरेंट होती है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं सीखने के लिए, आपको बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी स्कूल का जो एंड अप है वो एक मार्क्स को ऑब्टेन करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा डिजाइन किया है जिसमें हमारा टोटल फोकस ये होता है कि हमारे 80% मार्क्स आए हैं, 90 आए हैं, 95 आए हैं, हम फर्स्ट आए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए हैं, हमें इससे कंसर्न होता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारी डिग्रीज भी हमें ऐसे ही मिलती हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की है चाहे मास्टर्स की है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जॉब भी ऐसी मिलती है। हाँ जी, इसने टॉप किया है, उसे इंटरव्यू भी नहीं लेना, उसको हमने एडमिट कर लेना, उसको हमने अपने पास जॉब दे देनी है। तो अगर आप देखें इंसान अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया, खुदा ने हर इंसान का अंगूठे की जो लाइनें हैं वो भी चेंज है, वो भी किसी से मैच नहीं करती हैं, चेहरे भी मैच नहीं करते, इसी तरह उनके ब्रेन भी मैच नहीं करते, ब्रेन भी डिफरेंट है।
अल्लाह ताला ने इतनी डाइवर्सिफिकेशन आपके बच्चों के दिमाग में दी है कि आप उनको जिस तरह से चाहेंगे वो वैसे सोच सकते हैं, वो सलाहियत मौजूद है। लेकिन पॉलिश करने का काम टीचर का है, पॉलिश करने का काम पेरेंट्स का है। पेरेंट सबसे बड़ा और सबसे अहमियत का हामिल टीचर होता है, और अगर पेरेंट्स अपने आप को टीचर नहीं बना पाया तो पेरेंट का सबसे पहला अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपने घर में एक टीचर की तरह एक्सेप्ट करवाए, बिहेव करे और उसी तरह वहां पे मेडिटेशन करे। टीचर जो है, जब आप अपने घर में एक टीचर की तरह बिहेव करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपने अंदर आपको क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं, अपने आप को एक परफॉर्मर बनाना पड़ता है, अपने आप को एक मिसाल बनाना पड़ता है। जब आप मिसाल बन जाते हैं तो उसकी छोटी छोटी मिसालें आपको अपने बच्चों में नजर आना शुरू हो जाती हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। तो ये सिस्टम के अंदर पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो रोज बरोज काम होता जा रहा है। वालिदैन बच्चों को स्क्रीन टाइम के ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं, वालिदैन टीवी लगा देते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वालिदैन चाहते हैं ये ट्यूशन सेंटर चले जाएं, स्कूल चले जाएं। अभी आपने कहा बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे इसमें, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे वालिदैन परेशान हैं। वो कह रहे हैं बच्चों को इतने देर हम कैसे मैनेज करेंगे, हमें तो मैनेज नहीं करना आता। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि मैनेज करना सीखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो बच्चा अल्लाह ने फूल की तरह का आपको दिया है, इसको एक तनावर दरख्त बनाना आपका काम है, और आपको इस काम को सीखने के लिए किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आपका चैनल हेल्प कर रहा है, आप हेल्प कर रही हैं उनकी, मैं कहीं अपना इनपुट दे पा रहा हूँ। इस तरह के लोगों से हेल्प लेके अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरीन बच्चे पैदा करेंगे, बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। साथ साथ ये भी बात जरूर देखें, जिसको हमेशा हमारे लिए सबक बनाया जाता है कि जिन लोगों ने पहले अपने बच्चों पे मेहनत की, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, आपके वालिदैन हैं, मेरे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, वो आज कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल। क्या वालिदैन जिन्होंने बच्चों पे मेहनत की थी उन्होंने ग्रो किया या नहीं किया? क्या वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों पे मेहनत ही नहीं की थी और वो भी ग्रो कर गए, और कैसे ग्रो किए? इन दोनों का आपको फर्क देखना पड़ेगा, इन दोनों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और उससे आपको एसेंस लेना पड़ेगा कि बेहतर अगर मैं अपने बच्चे पे तवज्जो करती हूँ या अपने बच्चे पे तवज्जो करता हूँ तो मेरे बच्चे को क्या फायदा होगा और वो दुनिया में कल को कहाँ जाके खड़ा हो सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट में, वैसे आपने बहुत ज़्यादा टिप्स दे दी हैं, लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज उन तमाम माओ, तमाम बच्चों के लिए स्पेशली दें कि वो जो है काफ़ी छुट्टियाँ मना चुके हैं कोविड में, अब जो छुट्टियाँ हैं उसको उन्होंने प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना है, तो उनके लिए एक मैसेज आप दे दें लास्ट में। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि छुट्टियों में जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, टूरिज्म करते हैं, बहुत सारी और उनके पास एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे चंद एक्टिविटीज हैं जो घर में होती हैं, जिसको मैं नॉइसेंस के लिए कहता हूँ। जैसे कि येलिंग बहुत ज्यादा की जाती है, बच्चे को डांटा डपटा बहुत ज्यादा जाता है, कोई काम बच्चा नहीं ठीक कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस पर बहुत ज्यादा डांटा जाता है। उसके बाद बच्चे को बाज़ का अब्यूज भी किया जाता है, बाज़ का मारा भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप बराए करम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चे को डांट डपट से जो उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, जो उसको साइकोलॉजिकल लॉस होता है, वो अगर आपको उसका अंदाजा हो तो आप कभी उसको ना डांटें। कभी भी 7 साल से कम बच्चे को बिल्कुल डांटना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। इसी तरह बच्चे को मार का जो असर उसके चेहरे पे, उसके जहन में नक्श हो जाता है, वो उसका सालों साल नहीं जाता। चाहे उसकी माँ उसको हिट करे, चाहे उसका फादर हिट करे, बच्चे के ऊपर हाथ किसी सूरत में उठाना चाहिए। उसको आपको किसी तरह से समझाना पड़ेगा, प्यार से समझा दें, आप थोड़ा सा उसको किसी तरह से कोई लुक्रेटिव ऑफर दे के समझा दें, किसी जगह पे कोई आपस में आप कोई बार्टर सिस्टम कर लें कि हाँ, अगर आप मेरी बात ये वाली मानोगे, अच्छा काम करोगे, तो मैं आपको नानी के घर दोबारा ले जाऊंगी, मैं आपको ये चीज गिफ्ट करूंगी, मैं आपको ये चीज बना के, आपको बर्गर बच्चों को पसंद है, मैं आपको घर में बना के दूंगी। तो बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा जब आप घर में होते हैं और बच्चे इन डेज में घर में रहते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, और जब बच्चे स्कूल में वापस आते हैं उसका एहसास होता है कि बच्चों के साथ वालिदैन का रवैया वास का बहुत सख्त हो जाता है, उस पर जरूर गौर करना चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रज़ाउर रहमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया, और इसी के साथ साथ हमने जाना कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, हमने काफ़ी छुट्टियां मनाई हैं कोविड में बच्चों ने, हम अपनी तरफ से बहुत दूर हो चुके हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हम अपनी उस रूटीन को दोबारा डेवलप करने की ज़रूरत है, और आपको पता है जब हम एक चीज़ को रिफ्रेश कर रहे हो या रिक्रिएट
रिक्रिएट कर रहे हो तो हमारी उतनी ही मेहनत लगती है उसको रिक्रिएट करने में जितनी पहली दफ़ा में हमारी लगी होती है। तो इसलिए जो है इन छुट्टियों को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए, अपने बच्चों की एक स्केड्यूल बनाएं, एक रूटीन बनाएं, उनमें जो नज़्म ज़ब्त स्कूल की वजह से आता था कि सुबह अगर 8 बजे क्लास में जाना है तो 7 बजे उठना है, उठ के तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर जाना है, तो उन तमाम चीज़ों को जो है उसी स्टेबलाइज, उसी नज़्म ज़ब्त में लेकर चलने के लिए आपको अपने बच्चों को भी अपने बच्चों पे मेहनत करनी होगी, बच्चों को स्ट्रगल सिखानी होगी और ख़ुद भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी